Hello guys, this is Kishore. Welcome to Advanced Nursing Classes. Today we will discuss about aplastic anemia, जो कि एक हेमाटोलॉजिकल डिजॉर्डर्स है. ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और सिकल सेल एनीमिया के बारे में. ओके, तो जो भी स्टूडेंट्स वो क्लास को अटेंड नहीं किए हैं वो क्लास को ज़रूर अटेंड कीजिए और रेगुलरली यहाँ से जो वीडियो अपलोड हो रहा है उसको भी अटेंड करते रहें. ओके, तो चलिए देखते हैं एप्लास्टिक एनीमिया क्या है. पहले हम देखेंगे इसका डेफिनेशन. तो डेफिनेशन क्या कहता है? एप्लास्टिक एनीमिया एक डिजीज कंडीशन है जिसमें हमारा जो एरिथ्रोसाइट्स और अदर्स ब्लड एलिमेंट है, अदर्स ब्लड प्रोडक्ट है, वो बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में सर्कुलेटिंग नहीं हो पाते. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जहाँ पे प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, हमको पता है कि हमारा जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये सब कहाँ पे प्रोडक्शन होते हैं? ये बोन मेरो में प्रोडक्शन होते हैं. तो बोन मेरो में कुछ एबनॉर्मलिटीज के कारण ये वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो पाते और ब्लड में सफिशिएंट अमाउंट में सर्कुलेशन इनका नहीं हो पाता. ओके, तो ये एप्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन जो है ये 2 टाइप्स में डिवाइडेड है. ठीक है, तो टाइप 1 इज प्राइमरी एप्लास्टिक एनीमिया. ओके, तो प्राइमरी एप्लास्टिक एनीमिया क्या है? जो एट बर्थ प्रेजेंट रहता है. प्राइमरी एप्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन किस में रहता है? एट बर्थ प्रेजेंट रहता है. एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी एप्लास्टिक एनीमिया, जिसको कि एक्वायर्ड एप्लास्टिक एनीमिया भी कहा जाता है, जो कि लाइफ की किसी भी स्टेज में किसी भी एज में देखने को मिल सकता है. वो है सेकेंडरी एप्लास्टिक एनीमिया. ओके, उसके बाद हम देखेंगे एटियोलॉजी, इसका कॉजेस क्या क्या है, क्यों ये कंडीशन देखने को मिलता है. ओके, तो फर्स्ट वन इज क्रोनिक एक्सपोजर टू माइलोटॉक्सिक एजेंट. ओके, तो माइलोटॉक्सिक एजेंट के साथ अगर क्रोनिक एक्सपोजर हो, उसके कांटेक्ट में कोई आया होगा, तो उसके इफेक्ट में ये कंडीशन देखने को मिल सकता है. ठीक है, तो माइलोटॉक्सिक एजेंट क्या है? माइलोटॉक्सिक एजेंट है कि एक एजेंट जो कि बोन मेरो या उसका किसी भी एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय करे. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? माइलोटॉक्सिक एजेंट बोलेंगे. और एक बार मैं दोहराता हूँ, एक एजेंट जो कि बोन मेरो या उसका किसी भी एलिमेंट्स को कोई नुकसान पहुँचाए या उसको डिस्ट्रॉय करे, उसको हम माइलोटॉक्सिक एजेंट बोलते हैं. एंड यहाँ पे और एक कंडीशन देखने को मिलता है जिसको क्या बोलते हैं हम? माइलोटॉक्सिसिटी. ठीक है, तो माइलोटॉक्सिसिटी क्या है? बोन मेरो जब सप्रेस हो जाता है, ठीक है, जब बोन मेरो सप्रेस हो जाता है, सप्रेशन ऑफ बोन मेरो की कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? माइलोटॉक्सिसिटी बोलते हैं. ओके, उसके बाद कुछ वायरसेस हैं जो कि इस कंडीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं. क्या क्या है? वो है हेपेटाइटिस, एब्स्टीन बार, साइटोमेगालो एंड HIV जैसे वायरसेस. ये एप्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल रहते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है कुछ ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स. ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ल्यूपस जैसे ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स क्या करते हैं? ये एप्लास्टिक एनीमिया के लिए कॉज रहते हैं. ये एप्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन को शो करते हैं. ठीक है, देन एलर्जिक कंडीशन, अगर बॉडी में कुछ एलर्जिक कंडीशन होगा और वो जाके बोन मेरो के ऊपर कोई इफेक्ट डालेगा तो भी ये एप्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन देखने को मिल सकता है. ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स. ये डिजीज कंडीशन में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है. द फर्स्ट वन इज पैनसाइटोपेनिया. ठीक है, तो पैनसाइटोपेनिया क्या है? इस कंडीशन में हमारा जो तीनों एलिमेंट्स हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट, जो मेन 3 एलिमेंट्स हैं, इनके डेफिशिएंसी हो जाता है. ठीक है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? पैनसाइटोपेनिया. ये कंडीशन क्यों होता है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा उसके बारे में डिस्क्राइब करता हूँ. ठीक है, तो हमारा जो बोन मेरो रहता है, बोन मेरो मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड होता है. ठीक है, एक होता है रेड बोन मेरो एंड एक होता है येलो बोन मेरो. ओके, तो येलो बोन मेरो जो होता है वो येलो कलर क्यों दिखता है उसमें? क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ फैट सेल प्रेजेंट रहते हैं, दैट्स वाई वो येलो कलर दिखता है. ओके, तो ये जो हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स हैं, ये कहाँ पे प्रोडक्शन होते हैं? ये बोन मेरो में प्रोडक्शन होते हैं. कौन सी बोन मेरो में? ये रेड बोन मेरो में प्रोडक्शन होते हैं. रेड बोन मेरो में एक रहता है स्टेम सेल. ओके,
रेड बोन मेरो में एक रहता है स्टेम सेल। ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स रेड बोन मेरो की स्टेम सेल में ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो अप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, वो बोन मेरो का जो स्टेम सेल है वो डैमेज हो जाता है, ओके। जिसके रिजल्ट में क्या होता है, ये जो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स इनका प्रोडक्शन वहाँ पे नहीं हो पाता और बॉडी में इनका डेफिशिएंसी देखने को मिलता है। वो कंडीशन को बोलते हैं पैनसाइटोपेनिया, ओके। देन आता है पेटेची, ठीक है। पेटेची क्या है, इट इज़ द टीनी राउंड एंड ब्राउन पर्पल कलर स्पॉट ऑन स्किन हुईच अबाउट 2 mm इन डायमीटर। तो एक 2 mm डायमीटर की एक ब्राउन पर्पल कलर स्पॉट देखने को मिलता है स्किन के ऊपर, जो कि आपके स्क्रीन में लेफ्ट साइड का इमेज में शो हो रहा है, ठीक है। वो होता है पेटेची। एंड पर्परा क्या है, ए रैश ऑफ पर्पल स्पॉट्स ऑन द स्किन व्हिच मेजर्ड अबाउट 2 mm टू 1 cm इन डायमीटर, ओके। तो एक पर्पल स्पॉट स्किन में दिखने को मिलता है जिसका डायमीटर क्या है 2 mm से लेके 1 cm रहता है, जो कि आपका स्क्रीन के राइट साइड इमेज में आप देख सकते हैं, ठीक है। इस इमेज को आपको ठीक से देखना है, इसको आइडेंटिफाई करके रखना है, क्योंकि ये इमेज बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं, ओके। देन अदर साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलता है, ब्लीडिंग, क्यों, जबकि हमारा प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है, प्लेटलेट्स का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है बॉडी में, तो ब्लीडिंग की कंडीशन देखने को मिलेगा, ठीक है। देन पैलर, वीकनेस, टैकीकार्डिया, फटीग जैसे कंडीशन भी देखने को मिलता है इस डिजीज में, ओके। देन आता है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इस डिजीज में हम क्या क्या एग्जामिनेशन करेंगे, एक है बोन मेरो एस्पिरेशन, ठीक है। इसमें क्या देखने को मिलता है कि हमारा जो रेड बोन मेरो है, जिसमें हमारा ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन होता है, वो रेड बोन मेरो क्या होता है, कन्वर्ट्स इनटू फैटी बोन मेरो, ठीक है। वो फैटी बोन मेरो में कन्वर्ट होता रहे, ठीक है। हमको ये फाइंड आउट होता है किसमें, बोन मेरो एस्पिरेशन जब हम करते हैं उसमें हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देन आता है उसका मैनेजमेंट, कि एप्लास्टिक एनीमिया में इस कंडीशन में हम क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे, ओके। तो फर्स्ट हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या देंगे, इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन, जो मेडिकेशन इम्यून को सप्रेस करता है उसको हम प्रोवाइड करेंगे। क्या क्या है, एंटी लिम्फोसाइट ग्लोबुलिन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ALGB कहते हैं, ठीक है। ये एंटी लिम्फोसाइट ग्लोबुलिन हम क्यों देते हैं, इट इज एक्ट ऑन T लिम्फोसाइट्स, ओके। हमको पता है जो कि हमारा इम्यून सेल रहता है, इम्यून ब्लड सेल, B लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट, ये जो रहता है ये किस में एक्ट करता है, वो T लिम्फोसाइट के ऊपर एक्ट करता है, क्यों, टू प्रिवेंट फ्रॉम रिजेक्शन आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो रिजेक्शन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए ये एंटी इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन दिया जाता है, ओके। देन आता है एंटी थाइमोसाइट ग्लोबुलिन, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ATG। तो ये एंटी थाइमोसाइट ग्लोबुलिन क्या है, ये हॉर्सेस या तो रैबिट्स से डेराइव्ड होते हैं, ये एक एंटीबॉडी है, ठीक है, जो कि कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, हॉर्स या तो रैबिट से, ठीक है। तो ये एंटी थाइमोसाइट ग्लोबुलिन क्यों देते हैं, इसको भी रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो रिजेक्शन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ ये रिजेक्शन क्या है। हमने ये 2 बार 2 पॉइंट में पढ़ लिया, एंड ALG में भी पढ़ लिया रिजेक्शन, ATG में भी पढ़ लिया रिजेक्शन। ये रिजेक्शन होता क्या है, रिजेक्शन एक्चुअली जब हम किसी दूसरा डिफरेंट टाइप का ब्लड या टिश्यू को एक ह्यूमन की बॉडी में ट्रांसप्लांट करते हैं, तो ह्यूमन बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है किसी प्रॉब्लम की वजह से वो टिश्यू या ब्लड को वो क्या करता है, रिजेक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है, उसमें रिएक्शन शो करता है, ओके। तो उसीलिए उस इम्यून को सप्रेस करने के लिए हम देते हैं इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन, ठीक है। मैं फिर से आपको रिजेक्शन के बारे में दोहराता हूँ, जब हम कुछ फॉरेन ब्लड पार्टिकल्स या कोई टिश्यू, दैट मीन्स
डिफरेंट टाइप का टिश्यू या डिफरेंट टाइप का ब्लड प्रोडक्ट्स अगर किसी ह्यूमन में हम एडमिनिस्टर करते हैं तो ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम है किसी प्रॉब्लम के वजह से वो ट्रांसप्लांट किया गया ब्लड या टिश्यू को क्या करता है, रिजेक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो उसी इम्यून को सप्रेस करने के लिए हम देते हैं इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन। ओके, देन देते हैं हम कॉलोनी स्टिमुलेशन फैक्टर। ठीक है, ये कॉलोनी स्टिमुलेशन फैक्टर क्या है? दिज फैक्टर्स इंक्रीजेस द बोन मेरो प्रोडक्शन। ये किस में हेल्प करता है? बोन मेरो का जो प्रोडक्शन है उसका नॉर्मल फंक्शन है उसको ये इंक्रीज करता है। ठीक है, कैसे? कॉलोनी स्टिमुलेशन फैक्टर ये जो हेल्प करता है इसमें कैसे करता है? एक्चुअली क्या होता है, ये जो कॉलोनी स्टिमुलेशन फैक्टर है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन नाम का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन नाम का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं। और वो ग्लाइकोप्रोटीन क्या करता है? हमारा जो स्टेम सेल है, मैं आपको बताया था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? स्टेम सेल में, रेड बोन मेरो की स्टेम सेल में। ठीक है, तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल कॉलोनी स्टिमुलेशन फैक्टर सीक्रेट करता है वो क्या करता है? उस स्टेम सेल में जाके रिसेप्टर प्रोटीन को बाइंड करके रखता है। ओके, और वहाँ से क्या करता है? बाइंड करने के बाद एक सिग्नल पाथवे क्रिएट करता है। ठीक है, जो कि हमारा जो बोन मेरो है उसको हेल्प करता है किस में? न्यू सेल प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसीलिए हम, ताकि बोन मेरो का वो नॉर्मल फंक्शन इंक्रीज हो पाए, इसीलिए हम कॉलोनी स्टिमुलेशन फैक्टर उसमें एडमिनिस्टर करते हैं। ओके, देन हम देते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड कोर्टिकोस्टेरॉइड। कोर्टिकोस्टेरॉइड में क्या देते हैं हम? प्रेडनिसोलोन। ये क्यों देते हैं? इट इज यूज्ड विथ एटीजी टू प्रिवेंट सीरम सिकनेस आफ्टर इम्यूनोसप्रेसिव थेरापी। ठीक है, इम्यूनोसप्रेसिव थेरापी तो हम दे दिए किसके लिए? इम्यून को सप्रेस करने के लिए, ताकि वो उसमें क्या करे? ट्रांसप्लांट किया गया टिश्यू को रिजेक्ट ना करे। बट वो इम्यून सप्रेसिव थेरापी देने के बाद हम क्या करते हैं? शो करता है वो सीरम सिकनेस की कंडीशन शो करता है। ये सीरम सिकनेस क्या है? ये सीरम सिकनेस है कि जैसे मैं आपको बताया एटीजी, एंटीथाइमोसाइट ग्लोबुलिन, ये कहाँ से डेराइव्ड होता है? ये हॉर्स या रैबिट से डेराइव्ड होता है। ठीक है, तो अगर उसको हम हॉर्स या रैबिट से डेराइव्ड हुआ एंटीबॉडी उसको हम अगर ह्यूमन में एडमिनिस्टर करेंगे तो ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वो उसमें रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, उसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? सीरम सिकनेस कहते हैं। ठीक है, तो वो सीरम सिकनेस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हम कोर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। ओके, समझ में आया सबको? देन देते हैं हम साइक्लोस्पोरिन। ठीक है, ये भी कैसे एक्ट करता है? ये भी सेम एक्ट करता है कोर्टिकोस्टेरॉइड जैसा। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज्ड विथ एटीजी टू प्रिवेंट रिजेक्शन आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, देन द सेकेंड मैनेजमेंट इज सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे? बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। ठीक है, अगर अच्छा डोनर मिल जाए तो ये बेस्ट ट्रीटमेंट है एप्लास्टिक एनीमिया में। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है नर्सिंग मैनेजमेंट। इसमें हम नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे? ओके, फर्स्ट वन इज एडमिनिस्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन आज पर एडवाइस। जैसे हमको प्रिस्क्राइब किया होगा, जैसे हमको बताया गया होगा, हम उसी तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूजन को एडमिनिस्टर करेंगे। देन आया मॉनिटर ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन एंड रिपोर्ट टू द फिजिशियन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन शो करे वो तुरंत हमको मॉनिटर करना है एंड जाके फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। ओके, देन द थर्ड पॉइंट इज इफ द कॉज इज माइलोटॉक्सिक मेडिकेशन that is being continue for other purpose, discontinue immediately to improve the bone marrow function। मैं आपको बताया था कि ये जो माइलोटॉक्सिक एजेंट है वो क्या करते हैं? बोन मैरो को डिस्ट्रॉय करते हैं, बोन मैरो को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अगर पेशेंट की कोई दूसरा हेल्थ इशू के लिए हम अगर कोई माइलोटॉक्सिक मेडिकेशन दे रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उसको इमीडिएटली
स्टॉप कर देंगे, उसको इमीडिएटली डिसकंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि वो अगर हम कंटिन्यू करेंगे वो जाके बोन मेरो को नुकसान पहुंचाएगा, बोन मेरो को डिस्ट्रॉय करेगा और अप्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, तो बोन मेरो की फंक्शन को रिज्यूम करने के लिए, ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, वो माइलोटॉक्सिक मेडिकेशन को डिसकंटिन्यू कर देंगे। ओके गाइज, उम्मीद करता हूँ आप सब ये सब्जेक्ट को समझ पाए हैं, ये टॉपिक को आपको समझ में आया। ये टॉपिक आज हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इस टॉपिक के रिलेटेड हैं और एग्जाम्स में आते रहते हैं, इसको आपको रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिस करना होगा। ओके, तो फर्स्ट वन इज व्हाट इज माइलोटॉक्सिसिटी। मैंने आपको बताया था कि माइलोटॉक्सिक एजेंट जो हैं वो बोन मेरो को डिस्ट्रॉय करते हैं, बट सप्रेशन ऑफ बोन मेरो नोन एज माइलोटॉक्सिसिटी। ओके, सेकेंड पॉइंट इज व्हिच ऑटोइम्यून डिजीजेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एप्लास्टिक एनीमिया। बताया था मैंने आपको, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ल्यूपस जैसी कंडीशन। देन द थर्ड वन इज व्हिच इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट आर कॉमनली यूज्ड इन एप्लास्टिक एनीमिया। वो कौन कौन सी इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट हैं जो एप्लास्टिक एनीमिया में हम कॉमनली यूज करते हैं, ALG एंड ATG। ठीक है, देन फोर्थ वन इज फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन पैटेचिया एंड पर्परा। ठीक है, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता रहता है, आपको मैं इमेज शो भी किया हूँ उसमें, तो आप उसको ठीक से आइडेंटिफाई करके रखिए। ठीक है, देन द फिफ्थ वन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स इन एप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स इसमें क्या है, बताया था मैंने आपको कि वो ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जो कि स्टेम सेल में जाके क्या करता है, रिसेप्टर प्रोटीन को बाइंड करे रखता है एंड एक सिग्नल पाथवे क्रिएट करता है। क्यों, क्योंकि जो बोन मेरो की जो फंक्शन है उसको एज यूजुअल नॉर्मल स्टेज में लाने के लिए ये एक्ट करता है। ओके, तो गाइज यहाँ पे आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इसी तरह हमारा अपलोड किया गया हर एक वीडियो को आप कंटिन्यूअसली वॉच कीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।